बच्चों लोग हम लोग सीएफटी टॉपिक पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कवर कर रहे थे। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो हम लोग कवर कर रहे थे, तो हम लोग आपका जो 6 लिगेंड का केस कवर करना है, 6 लिगेंड का केस कवर करते हैं, 6 लिगेंड केस। ठीक, तो 6 लिगेंड केस में आपको मैं बता दिया था कि जब आपका लिगेंड्स आएगा तो आपका जो ऑर्बिटल्स होता है उसका एनर्जी क्या होता है, वो इंक्रीज करता है। और इसके बाद क्या होता है कि आपका जो ऑर्बिटल का एनर्जी वो स्प्लिट करता है 2 पार्ट में। तो 2 ऑर्बिटल एनर्जी में ऊपर जाता है और बाकी जो 3 ऑर्बिटल एनर्जी में नीचे आता है। ठीक है, इस जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको बोलता है डेल्टा नॉट। क्या बोलता है? डेल्टा नॉट। ठीक, अब ध्यान देना, ये आपका एनर्जी का जीरो लेवल होता है, इसको बोलते हैं एनर्जी का हम लोग जीरो लेवल। इतना लोग बता चुके हैं। ठीक है, इसका यही बता चुके हैं कि इसमें तो ऊपर वाले जो 2 ऑर्बिटल होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ईजी ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ईजी, ई जी। और इसको नीचे वाले को बोलते हैं T2G। आपको पता हो, ये आपको पता है। तो ऊपर का सेट को होता है ईजी और नीचे बोलते हैं हम लोग T2G। क्या बोलते हैं? T2G। तो ईजी सेट हुआ, नीचे क्या हुआ? T2G सेट हुआ। ऊपर का जो ऑर्बिटल कौन कौन सा होता है, तो नाम भी आपको पता है कि ऊपर में क्या होगा। तो ऊपर वाले में एक ऑर्बिटल होता है ds का y स्क्वायर होता है और एक होता है dj स्क्वायर होता है। ईजी में 2 ऑर्बिटल होता है ds का y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। यानी जो भी डी ऑर्बिटल एक्सियल होता है, ये दोनों डी ऑर्बिटल क्या होगा? एक्सियल डी ऑर्बिटल होगा, क्योंकि एक्सिस में लाई करता है। एक्सियल डी ऑर्बिटल होता है। और जो T2G सेट होता है, इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल होता है जी? तो dxy होगा, dyz होगा, dzs होगा। ठीक है, dxy, dyz एंड dz होगा। ठीक, इनको बोला गया है नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, क्योंकि इसका जो लोकेशन होता है एक्सिस पे नहीं होता। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। ठीक है, इसको ऐसा बोलेंगे। तो स्प्लिटिंग का समझ में आ चुका है। फिर हम लोग बात किए थे, इसमें केसेस होता है, इसमें लोग केसेस होता है। मान लो आपका डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो 2 ऑर्बिटल ऊपर में है। ठीक है, 2 ऊपर में है और 3 नीचे में था। तो यहाँ पे एक डिफरेंस जो होता है एनर्जी स्प्लिटिंग का, उसको हम डेल्टा नॉट बोले थे। तो आप बोले थे कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा जाएगा लोअर एनर्जी में। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, सेकंड यहाँ होगा, थर्ड यहाँ होगा। जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन डालोगे उसमें 2 पॉसिबिलिटी है, या तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, या तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या ऊपर जाएगा, या फिर ये पहला पॉसिबिलिटी का बात कर रहे हैं, या तो सेकंड पॉसिबिलिटी होता है कि चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा। ठीक है, अब ये ऊपर का जर्नी करेगा कि पेयरिंग करेगा, डिपेंड करता है आपके लिगेंड पे, लिगेंड स्ट्रेंथ पे। ठीक है, तो बोला क्या गया है कि हमको, अगर मान लो कि मेरे पास, अगर मान लेते हैं कि अगर मेरे पास कंडीशन ऐसा होगा, ठीक है, कंडीशन ऐसा होगा कि मैं लिगेंड स्ट्रॉन्गर होगा। क्या होगा? लिगेंड स्ट्रॉन्गर होगा। तो ध्यान दे, हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा उसमें केस होता है। तो अगर मानते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड केस है, हम मान रहे हैं कि मेरा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में होता क्या है, कंडीशन क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का कंडीशन क्या होता है कि इसका जो डेल्टा नोट का स्प्लिटिंग वैल्यू है वो पेयरिंग एनर्जी से बड़ा होता है। स्प्लिटिंग पेयरिंग से बड़ा होगा, पेयरिंग से बड़ा होगा। तो आप लोग पता है कि जब पेयरिंग करते हैं तो पेयरिंग प्रोसेस एक रिपल्सिव प्रोसेस होता है। लास्ट में सीखे थे, जब आप इलेक्ट्रॉन को पेयर करोगे तो उसमें रिपल्सन होता है। तो अगर ऊपर का जो इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, ये इलेक्ट्रॉन अगर नीचे जंप करेगा तो आपका माइनस डेल्टा एनर्जी बाहर निकालेगा, एनर्जी बाहर जाएगा। ठीक है, लेकिन जब पेयरिंग करेगा तो पेयरिंग में रिपल्सन होने वाला है। तो उस रिपल्सन को बैलेंस करने के लिए हमको एक पी एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पी एनर्जी हमको देना पड़ेगा, यानी ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे जंप कर रहा है तो उसमें नेट एनर्जी का चेंज ऐसा होगा, माइनस डेल्टा नॉट, एनर्जी बाहर गया और पी हमको देना पड़ रहा है। अब ध्यान दो, ये प्रोसेस तभी फिजिबल है जब पूरे प्रोसेस में एनर्जी का नेट चेंज होगा, यानी पूरे प्रोसेस में आपको एनर्जी का गेन होगा। ये प्रोसेस तभी फिजिबल है जब पूरे प्रोसेस में एनर्जी का क्या होगा? गेन होगा, एनर्जी का गेन होगा। ठीक है, तो एनर्जी का गेन कब होगा?
जब डेल्टा नोड का मैग्नीट्यूड P से बड़ा होगा तो नेट कंबाइंड चीज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उस केस में माइनस डेल्टा नोड प्लस पी क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी प्रोसेस क्या होगा, फिजिबल होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड केस में ऐसा ही होता है कि डेल्टा नोड का वैल्यू पी से बड़ा हो जाता है, तो उस केस में नेट एनर्जी चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा, प्रोसेस क्या होगा, ऐसा ही होगा, यानी आपका पेयरिंग ऑकर करेगा। यानी इस केस में अगर बात करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड केस में क्या हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में होता क्या है कि पेयरिंग ऑकर क्या होगा, तो आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है कि पेयरिंग ऑकर, पेयरिंग ऑकर। लास्ट क्लास में बता दिए थे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हम किसको बोलते हैं, तो आप लोग तो पहले बता चुके स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होता है। इवन सीएफटी थ्योरी में भी एक आपका दिया हुआ है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आप लोग पढ़े होगे तो आपको बताया भी होगा कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है। ठीक, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो सीएफटी का वो एनर्जी ऑर्डर था, लिगेंड मतलब लिगेंड के स्ट्रेंथ के बेसिस पे उसको अरेंज किया गया है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, एक सेकंड। तो ध्यान देना, मैं शेयर कर रहा हूँ। ये देखो आपके आपके एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, तो लिगेंड के स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंज कर दिया गया, लेकिन मैं आपको बोला क्या था कि इसका इसको याद नहीं करना, याद करने के लिए मैं बता चुका हूँ। इसमें ये लिगेंड का स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया है, लेकिन कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्गर हो कौन सा वीकर हो नहीं बताया हुआ है। आपको ये तो बता दिया कि हाँ लिगेंड के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। तो इसमें ये बेसिकली आपको एक रिलेटिव ऑर्डर दे दिया है, रिलेटिव मतलब कौन किसके रिलेटिव में स्ट्रॉन्गर होगा कौन वीकर होगा, लेकिन इसमें आपको ये नहीं बताया कि कब पेयरिंग करोगे कब पेयरिंग नहीं करोगे, इसमें कोई कमेंट नहीं किया है। तो हम लोग थंब रूल क्या लेके चलेंगे कि हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, आपके बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ मैं बताया था, क्या बताया था कि COCl माइनस स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग होता है जब कॉपर कोबाल्ट होगा सेंटर मेटल। इसके अलावा जो लिगेंड बाइडेंटेड होगा ट्राइडेंटेड होगा उसको स्ट्रॉन्ग बोले थे, तो उन सब में पेयरिंग करना है। तो वही रूल यहाँ अप्लाई कर देना, वही रूल यहाँ अप्लाई कर देना कि जो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो हम लोग पहले सोचे हैं उसी लिगेंड में पेयरिंग का जो कंडीशन है बोला गया उसको फॉलो करना है। यानी यहाँ पे जो पेयरिंग हम कंडीशन का बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो पेयरिंग का कंडीशन का बात करते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसको बोलेंगे, तो जो हम लोग पहले से क्या उसी में एक काम करना, पेयरिंग करना। ठीक है, तो अब इसको आप समझो यहाँ पे कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कि आपको इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करना है सिस्टम में, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपका दो सेट था, ऊपर EG और नीचे T2G। तो आप देखो ऑर्डर क्या रखना है, D1 में, D1 मतलब इतना, D2 इतना, D3 ये होगा, D4 में पेयरिंग करना स्टार्ट करना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग होता है। ठीक है, तो D4 में यहाँ कर देना, D5 यहाँ होगा, D6 यहाँ होगा, D7 में ऊपर जाएगा, D7 में ऊपर जाएगा, D8 में ऊपर रहेगा, D9 यहाँ होगा, D10 यहाँ होगा। यानी अब इसको नंबरिंग कर दे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स यहाँ गया, 7 ऐसा होगा, 8 यहाँ जाएगा, 9 ये होगा, 10 होगा। तो इस ऑर्डर में आपको इलेक्ट्रॉन को डालना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं वीक लिगेंड होगा अगर, तो वीक लिगेंड में क्या होता है, पेयरिंग नहीं होता है। तो वीक लिगेंड का मतलब क्या है कि आपका जो वैल्यू है स्प्लिटिंग का, आपका जो डेल नोट का वैल्यू है वो P से छोटा होगा, P से छोटा होगा, यानी इसमें पेयरिंग प्रोसेस फिजिबल नहीं है। तो अगर इसमें देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करोगे, तो ध्यान देना पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, सेकंड यहाँ जाएगा, थर्ड यहाँ जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ में आ गया, फोर्थ ऊपर जाएगा और फिफ्थ ऊपर रहेगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक, फिर छठा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, सातवां ये होगा, आठवां ये होगा, 9 ये होगा, 10 ये होगा। यानी आपको इस तरह ऑर्डर को फॉलो करना है। इसका अगर हम नंबरिंग कर देखिए कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो पहला इलेक्ट्रॉन ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिफ्थ यहाँ जाएगा, 6 ये वाला होगा, 7 ये होगा, 8 ये होगा, 9 ये होगा, 10 ये होगा। यानी इस तरह से आपको सोचना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? चलो श्रेयांश, आशुतोष, अनन्या,
अनन्या कृष्णप्रिया, कोई दिक्कत है बच्चा यहाँ पे? नो सर। तुमन, कोई दिक्कत है बच्चा? ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब इसको फर्दर हम आगे लेके जा रहे हैं, इसको हम फर्दर आगे लेके जाएंगे। तो ध्यान देना, अब इसी टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है CFAC का। क्या है CFAC का? CFAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये हो गया आपका CFAC का एनर्जी, मतलब एक फुल फॉर्म। अब CFAC निकालते कैसे, ध्यान देना। तो ध्यान देना, जब आपका जो एनर्जी का लेवल था T2G और EG का, उसको मैं लिख रहा हूँ अभी। ये T2G सेट है, मान लेते EG सेट है, मान लेते हैं ऑर्बिटल का, EG ऑर्बिटल है, और ये होता है T2G ऑर्बिटल, मान लेते हैं T2G ऑर्बिटल यहाँ पे है। तो ये आपका T2G ऑर्बिटल है, ठीक है। अब ध्यान देना, आपका जो इलेक्ट्रॉन डालोगे, ना, आप जो इलेक्ट्रॉन डालोगे, तो इसमें जीरो लेवल कहाँ पे है? तो आपको ये होगा आपका एनर्जी का जीरो लेवल है। एक सेकेंड, आपका एनर्जी का जीरो लेवल जो होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे मान लेते हैं, ये आपका एनर्जी का जीरो लेवल माना गया है, ठीक है। अब जो एनर्जी का जीरो लेवल है, उससे जो T2G सेट है कितना नीचे है? ये नीचे होता है -0.4 डेल नॉट नीचे होता है, और जो EG सेट है वो कितना ऊपर होता है? तो ये होता है +0.6 डेल नॉट ऊपर होता है, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा ना, जो भी इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा वो इतना एनर्जी रिलीज करेगा। कितना एनर्जी करेगा? इतना एनर्जी रिलीज करेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, इन जो भी ऑर्बिटल और जो भी इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा, वो -0.4 डेल नॉट एनर्जी को रिलीज करने वाला है। और जो भी इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा, यानी EG ऑर्बिटल में आने वाला है, यानी ऊपर में पहुंचेगा, वो इतना एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, उसको नहीं हमको देना पड़ेगा ऊपर जाने के, क्योंकि एनर्जी का जीरो लेवल यहाँ पे है। तो इलेक्ट्रॉन अगर जीरो से नीचे जाएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा जीरो से, क्या एनर्जी को हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो CFAC का एक फॉर्मूला हम लिखते हैं CFAC। अब लेकिन ध्यान देना, इसमें एक और चीज है कि अगर ध्यान दे कि अगर आप इलेक्ट्रॉन डाला, पहला इलेक्ट्रॉन डाले रिलीज किया, सेकंड डाले रिलीज किया, थर्ड डाले रिलीज किया, अगर आप पेयरिंग करोगे ना, पेयरिंग करोगे तो पेयरिंग में दो चीज होगा। पेयरिंग में तो रिलीज भी करेगा, लेकिन आपको पेयरिंग में देना भी पड़ेगा एनर्जी, क्योंकि हम क्या बोले हैं, पेयरिंग प्रोसेस में आपका रिपल्सन होता है, यानी एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर पेयरिंग अगर होता है ना, तो पेयरिंग में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी पी देना पड़ेगा। तो आपको लास्ट टाइम पढ़ भी चुके हैं कि पेयरिंग इज एंडोधर्मिक प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, तो पेयरिंग क्या होता है कि एंडोधर्मिक प्रोसेस होता है, और इट रिक्वायर एनर्जी। तो अगर एनर्जी को रिक्वायर करेगा, तो ध्यान देना आपको पी इस प्रोसेस में कितना नहीं देना पड़ेगा, तो पी एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसको पी बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी को। तो अगर मान लो पेयरिंग कर रहे हो ना यार, तो पेयरिंग करो तो आपका -0.4 डेल एनर्जी तो निकला। अगर पेयरिंग कर रहे हैं तो कितना एनर्जी निकल रहा है आपको, तो आपको पता है कि निकलने कितना वाला है। तो आपके पास टोटल निकलने वाला है -0.4 डेल्टा नॉट निकलने वाला है, और हमको पी एनर्जी देना पड़ेगा। यानी अगर ऑर्बिटल आपको ऐसा दिखेगा ना, आपको ऑर्बिटल ऐसा दिखेगा इस तरीके से, तो उसका एनर्जी का चेंज ऐसा होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा उसके लिए इतना एनर्जी निकलेगा, लेकिन चूंकि तुम पेयरिंग भी कर दी हो तो आपको पी एनर्जी हमको देना पड़ेगा, तो आपका नेट एनर्जी चेंज इसमें ऐसा होगा, ठीक। अगर आपको इतना क्लियर है, तो फिर इस पर हम बता रहे हैं कि CFAC का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है।
CFSE का फॉर्मूला क्या होगा? तो CFSE निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन T2Bg में जाएगा तो नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करना आप -0.4 डेल्टा नॉट से, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा T2G में वो एनर्जी रिलीज करने वाला है। प्लस क्या है, जो EG में इलेक्ट्रॉन जाएगा, EG में इलेक्ट्रॉन जो भी गया उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0.6 डेल्टा नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना कर लेना। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा, जितना पेयरिंग होगा तो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ पेयर्ड को मल्टीप्लाई करना P से। ठीक है, तो पेयरिंग को उसमें ऐड करना पड़ेगा, आपको पेयरिंग उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो जितना पेयर्ड होगा उसके लिए P मल्टीप्लाई करना। मान लो कि पेयर्ड एक ही है तो P 1 रहेगा, पेयर्ड 2 होगा तो 2 P रहेगा, पेयर्ड 3 होगा तो पेयर्ड 3 P रहेगा, सो ऑन। ठीक है, नंबर ऑफ पेयर्ड, तो पेयर्ड जितना होगा तो एक पेयर के लिए क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई करना है, 2 पेयर के लिए 2 मल्टीप्लाई करना है, 3 पेयर के लिए क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आशुतोष? नहीं सर। नहीं। श्रीमय, वैष्णवी, रोशिल? नो सर। ठीक है, तो प्रोसेस क्लियर है। अनन्या? सर ये फॉर्मूला और एक बार बता सकते? और फॉर्मूला एक बार देखो ध्यान से, यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ से लिया गया है। तो फॉर्मूला का लॉजिक है कि जो भी इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा ना उसमें -0.4 डेल्टा एनर्जी रिलीज होता है। तो इसके लिए तो यहाँ पे ये वाला टर्म आ गया कि T2G में जो जितना इलेक्ट्रॉन गया है उसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, जो भी EG में जाएगा, EG में जाएगा तो वो ग्राउंड लेवल से, जीरो लेवल से कितना ऊपर है, +0.6 इलेक्ट्रॉन ऊपर है, तो उसके लिए हम कितना एनर्जी देंगे, तो इतना एनर्जी देंगे। तो इसलिए देखो, जो भी इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा उसको +0.6 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो, जब अगर पेयरिंग करो तो पेयरिंग P एनर्जी हमको देना ही पड़ेगा। तो जितना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एक पेयर है तो एक पेयर के लिए एक P होगा। अगर यहाँ भी पेयरिंग कर देगा तो इसके लिए फिर से एक्स्ट्रा P आएगा सिस्टम में। ठीक है, तो पेयरिंग तो नंबर ऑफ पेयर्ड इंटू P कर देंगे तो पेयरिंग एनर्जी को इंक्लूड कर लोगे प्रोसेस में आप। तो ये होगा आपका कंबाइंड CFSE, हो जाएगा आपका कंबाइंड CFSE। श्रीमय, क्लियर हो बच्चा? हाँ सर, हाँ सर। और कोई प्रॉब्लम किसी को पूछ सकते हैं? और किसी को प्रॉब्लम है या हम आगे बढ़े? ठीक है, तो चलो हम आगे निकलते हैं। तो फिर तो आपको CFSE क्लियर हो चुका है आप लोग को। ठीक है, तो CFSE में काम कैसे करना आपको समझ में आ चुका है। अब ध्यान देना, अब हम लोग को CFSE कैलकुलेशन से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे एग्जांपल देख, तो आपको एक सेट लग रहा है कि अगर मान लेते हैं कि आपको निकालना है, क्या है, तो आपको हमको CFSE कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना, हम लोग फोकस कर रहे हैं CFSE कैलकुलेशन पे। CFSE कैलकुलेशन, CFSE कैलकुलेशन। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पे उस आयन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन जिसका निकालना है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में कितना होगा CFSE, और वीक लिगेंड में कितना होगा हमको पता करना है, मान लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी को आपको दिमाग में सेट करना है कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसमें जो स्प्लिटिंग का जो डेल्टा होता है ना, इन जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ये डेल्टा ज़्यादा बड़ा होगा और वीक लिगेंड का डेल्टा छोटा होता है। तो ये डेल्टा छोटा होता है, तो दोनों का डेल्टा सिंबल हम यूज करेंगे। बट वो ध्यान होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का जो डेल्टा का वैल्यू है वो दोनों सेम वैल्यू नहीं होता है, दोनों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का जो डेल्टा होगा और वीक लिगेंड का जो डेल्टा नोट होगा, दोनों वैल्यू में स्ट्रॉन्ग का बड़ा होगा। तो ये आपको दिमाग सेट रखना है। दोनों के लिए सिंबल सेम यूज हो रहा है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन होगा कि ये दोनों सेम है क्या, नहीं, दोनों सेम नहीं है।
दोनों वैल्यू में स्ट्रॉन्ग लिगेंड का जो स्प्लिटिंग वैल्यू होता है वो हायर होता है। क्या होता है? वो हायर होगा, वो आपका हायर होगा। ठीक है, ये आपको फोकस करना है। अब ध्यान दें, अगर इतना इतना अगर हम लोग क्लियर है तो आते हैं यहाँ पे। तो अगर मान लेते हैं कि डी जीरो केस होगा, डी में जीरो केस है, तो डी में इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा। तो अगर फॉर्मूला में डालेगा तो डी में हर ना T2 जी में इलेक्ट्रॉन गया ना Eg में इलेक्ट्रॉन गया, तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा। तो क्या होगा? एनर्जी हर जगह, तो क्या होगा? CFC क्या होगा? जीरो होगा। CFC वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, जीरो जीरो होगा। ठीक है, अगर हम D1 केस ले रहे हैं तो D1 केस में पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है जी? तो पहला इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा ना। देखो वहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा, तो पहले T2G फिलअप होता है, फिर Eg फिलअप होता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा। तो आपको हम डायग्राम भी बना दे रहे हैं आपके लिए। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? फर्स्ट यहाँ जाएगा दोनों केस में। तो एनर्जी रिलीज कितना होगा? तो -0.4 डेल्टा नॉट एनर्जी रिलीज होगा दोनों केस में। लेकिन दोनों केस में से आपको लग रहा है सेम है, तो सेम नहीं है। ये वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू स्ट्रॉन्ग का वैल्यू बड़ा होता है। वो समझा चुके क्यों बड़ा होता है, क्योंकि डेल्टा नॉट का जो वैल्यू होता है दोनों में स्ट्रॉन्ग का बड़ा होता है। ठीक, और बात करते हैं D2 केस। तो D2 में क्या होगा? फिर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा जी? फिर से T2G में जाएगा। तो T2G में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो फॉर्मूला में डाल, फॉर्मूला यहाँ पे है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होगा, Eg में 0 होगा और पेयर 0 होगा। तो अल्टीमेटली कितना होगा? तो 2 इंटू -0.48 होगा। यानी क्या करेंगे हम लोग? -0.8 डिनोट करेंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे। और वीक लिगेंड में भी क्या होगा? तो वीक लिगेंड में भी सेम ही होगा। लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि दोनों इक्वल नहीं है, दोनों में ये बड़ा है। ठीक है, D3 केस में क्या होगा जी? तो फिर से कहाँ जाएगा? फिर से जाएगा यहाँ पे, तो दोनों में T2 जो होगा पे करेगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा? -1.2 होगा। यहाँ पे क्या होगा? -1.2 होगा। ठीक है, D4 केस में चेंज होगा। D4 केस से चेंज होगा। D4 केस में होता क्या कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो पेयरिंग कर देंगे, यानी T2G में इलेक्ट्रॉन गया। और वीक लिगेंड रहेगा तो क्या होगा? वीक ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, वीक में ऊपर जाएगा। तो वीक इसमें क्या होगा? Eg में एक इलेक्ट्रॉन होगा। T2 आपका वीक कर देखो तो वीक में Eg में एक इलेक्ट्रॉन है और T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है। और स्ट्रॉन्ग देखो तो स्ट्रॉन्ग में क्या 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? T2G में गया। ठीक है, और यहाँ पे एक पेयरिंग भी हो गया, यहाँ पे एक पेयरिंग भी हो गया। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर T2G में जाएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या होगा? 4 इंटू दिस इन 1 पेयरिंग, मतलब 1 इंटू पी। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का देखोगे तो ये हो जाएगा -1.6 डेल नॉट और प्लस पी पेयरिंग हो गया। प्लस पी क्या होगा? पेयरिंग हो गया, एक आ गया। अगर आप इसमें देखोगे वीक लिगेंड में क्या होगा? तो ये आपका 3 गया T2G में और 1 गया Eg में। तो 3 के कारण होगा -1.2 और 1 जो होगा वो होगा +1.6। क्या होगा? 1.6। तो अल्टीमेटली हो जाएगा -0.6 डेल्टा नॉट हो जाएगा इसके लिए। कब? वीक वाले में। तो वीक से थोड़ा अलग हो रहा है। D5 केस में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग में फिर से कहाँ जाएगा जी? पेयरिंग होगा। और वीक में फिर से ऊपर जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा। यानी वीक वाले केस में 2 हो गए Eg में और 3 हो गए T2G में। तो दोनों का फॉर्मूला अप्लाई कर, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो दोनों का सम 0 हो जाएगा। दोनों का सम 0 हो जाएगा। तो D5 केस में वीक में क्या होगा? 0 हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग हुआ तो 5 है T2G में, तो क्या होगा? -2 डेल नॉट और प्लस 2 पेयरिंग हुआ तो 2p पेयरिंग के लिए। ठीक है, ये होगा D5 केस, ये होगा D5 केस। ठीक है, D6 केस में ध्यान देना, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग में फिर से यहाँ पे आएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया कहाँ पे? T2G में और 3 पेयरिंग हो गया। तो इसका वैल्यू क्या होगा? -2.4 डेल नॉट और प्लस 3p हो जाएगा। अगर वीक लिगेंड का बात करते हैं तो वीक लिगेंड में छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो छठा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा यहाँ पे। 5 हो गया तो फिर पेयरिंग नीचे से करेंगे ना, मतलब सब में सिंगली फिलअप हो गया। पेयरिंग करें तो कहाँ? नीचे से आएगा। यानी 5वां इलेक्ट्रॉन क्या है? T2G में जाएगा। तो सॉरी, जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? T2G में जाएगा। तो पॉइंट है, जब जब छठा इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू हो जाएगा -0.4। ठीक है, D7 में क्या होगा जी? तो D7 स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग में नीचे तो सारा तुम भर दिए हो। तो D7 केस में स्ट्रॉन्ग में कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा। तो यानी एक जाएगा Eg में, तो Eg में जाएगा तो घटेगा, तो ये हो जाएगा -1.8, 0.6 से घटेगा। अब 3 पेयरिंग है। D7 में वीक में क्या होगा? वीक में क्या होगा? फिर से नीचे आएगा।
अच्छा इसमें एक पेयरिंग हो गया तो इसको हम छोड़ दिए थे। D6 में एक पेयरिंग भी हुआ तो PF को ऐड करना पड़ेगा। D7 में क्या होगा, 2 नीचे आएगा T2G में और 2 पेयरिंग होगा, ठीक है। D8 केस अगर हम चेक करते हैं तो D8 केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग में कहाँ जाएगा, स्ट्रॉन्ग में फिर से ऊपर रहेगा, फिर से EG में जाएगा, तो -1.2 डेल नॉट और प्लस 3P। और अगर वीक का बात करते हो, वीक में बात करते हैं तो वीक में क्या होगा, फिर से नीचे आएगा D8 में, तो क्या माइनस ये होगा -1.2 डेल नॉट और प्लस 3P होगा, 3 पेयरिंग हो गया, ठीक। अब बात करते हैं D9 का। तो D9 में स्ट्रॉन्ग में क्या होता है जी, तो स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग होगा, ऊपर में EG में पेयरिंग होगा, ये हो जाएगा -0.6 डेल्टा नॉट और पेयरिंग कितना होगा, 4 पेयरिंग हो गया। और इसमें भी क्या होगा, वीक लिगेंड में भी ऊपर जाएगा कि नीचे तो पूरा भर चुका है ना, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा -0.6 डेल्टा नॉट एंड प्लस 4P हो जाएगा पेयरिंग। और D10 में क्या होगा, तो D10 में आपका स्ट्रॉन्ग लो वीक लो सब में सेम रहेगा, तो नेट एनर्जी 0 हो जाएगा। प्लस पेयरिंग के लिए कितना देना पड़ेगा, 5P देना पड़ेगा मेरे को, और यहाँ पे 0 और प्लस 5P देना पड़ेगा। या 5 पेयरिंग हो चुका है, 5 पेयरिंग हो चुका है। तो ये आपका ये होगा CFC कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट केसेस। इसमें कोई डाउट है तो चलो पूछ सकते मेरे से आप। अनन्या, कृष्ण प्रिया, कोई डाउट बच्चा, रुशिल, कोई डाउट है यहाँ पे, चलो नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे करने में। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हमको CFC का एप्लीकेशन देखना है, ठीक है। हमको CFC का एप्लीकेशन देना है, तो ध्यान देना, जितना CFC वैल्यू हाई होगा, हाई मतलब जितना मैग्नीट्यूड हाई होगा। नेगेटिव का मतलब क्या होता है जी, नेगेटिव का मतलब होता है एनर्जी बाहर जा रहा है। जितना CFC का वैल्यू हाई होगा नेगेटिव में, उतना ही आपका कंपाउंड स्टेबल होगा, उसका आपका कंपाउंड स्टेबल होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका एप्लीकेशन देख लो CFC का, तो ध्यान देना, आपको कुछ कंपाउंड दिया हुआ है, उस कंपाउंड को का CFC निकालो और स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे कंपाउंड दिख रहे हैं, इसको मैं लिख दे रहा हूँ आपके साथ। तो आपका फोकस क्या होगा, जो भी कंपाउंड में लिखूंगा उसको आप उसका CFC निकालोगे और बाद में उसका एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है, ठीक है। कैलकुलेट CFC and arrange according to energy, sorry, arrange according to stability, arrange according to stability। तो आप लोग ये काम करना है, तो कंपाउंड का लिस्ट आपको देखो, एक सेकंड। तो पहला कंपाउंड क्या होगा जी, K4FeCN6। सेकंड कंपाउंड क्या आपके पास है, K3FeCN6। थर्ड कंपाउंड क्या आपके पास है, K4 कोबाल्ट CN6, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, K3CO CN6, ठीक है। नेक्स्ट है MnH2O6 +2, उससे क्या है K3FeCl6, फिर क्या है K4FeCl6। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या हो सकता है, चलो
MnH2 होल 6 प्लस 3 FeH2O होल 6 प्लस 2 FeH2O होल 6 प्लस 3। तो इन सारे कंपाउंड को आपको क्या करना है, आपको एनर्जी के अकॉर्डिंग, सॉरी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। आपको स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। आपके लिए हिंट दे दिए हैं, जो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड होगा, तो स्ट्रेंथ में वाटर का स्ट्रेंथ Cl से ज़्यादा होता है। वाटर का स्ट्रेंथ Cl से ज़्यादा होता है। बाकी Cn है, तो Cn तो स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है, आपको पता है। Cn इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और ए वीक लिगेंड में इसे काउंट करना, इसमें पेरी मत करना। बस इन दोनों में वाटर का स्ट्रेंथ Cl से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको लेके फटाफट सॉल्व करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन रिपीट करें किसी को? क्वेश्चन आशुतोष क्लियर है, अनन्या, कृष्णप्रिया, क्वेश्चन क्लियर आप लोग को? श्रीमय, बस प्रयांत बच्चा लेट कर दिया आने में। आप सॉरी सर, थोड़ा देखा नहीं था मैं। देखा नहीं था? तुम बोले थे ना 7 बजे, कल ही मैं पोस्ट कर दिया, 7 बजे क्लास रहेगा। हाँ सर, मैं बाद में भूल गया, बाद में देखा, मुझे लगा 9 बजे है इसीलिए। 9 बजे नहीं, 9 बजे थोड़ा सा क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, और फिर उस टाइम में बहुत मतलब क्या बोलो, लेट टाइम में दिक्कत हो रहा था, ठीक है ना। क्लासेस 7 बजे यहाँ पर रखेंगे इस वीक से, जी सर। ठीक है। जो छूटा उसको देख लेना था, रिकॉर्डेड वीडियो में डाल दूंगा अभी, देख लेना आप। तो ध्यान ना बच्चों, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। देखो सबका सीबीसी निकालते कैसे हैं, तो आपको सीबीसी वैल्यू हम यहाँ बता चुका हूँ ऑलरेडी टेबल में, ठीक है। आप निकालने भी आपको आ चुका है, तो ध्यान देना। इसमें इसका ऑक्सीडेशन रेट +2 होगा, D6 केस होगा, D6 केस, और सीन कैसा लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका वैल्यू कितना होगा, -2.4 डेल नॉट प्लस 3p, इसका वैल्यू हो गया। K3FeCl में क्या होगा, +3 केस है, +3 केस है, और यहाँ पे क्या है, D5 होगा, क्या होगा, D5 होगा। तो इसमें क्या होगा, -2 डेल नॉट, ठीक है, और +2p K4FeC, इसमें क्या होगा, इसमें कोबाल्ट का +2 शेड होगा, K4COCN होल 6, इसमें +2 होगा। अब ध्यान दो, इतना सॉल्व करने के बाद आपका ये क्या होगा, ये होगा D7 केस होगा, और सीन कैसा लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या होगा, आपका 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा TEG में, यानी ये वाला केस हो गया आपका, यहाँ जो केस है। तीसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, -1.8 डेल नॉट प्लस क्या होगा, +3p होगा। K3COCN इसमें क्या होगा, +3 स्टेट होगा, और +3 स्टेट होगा तो इसमें आप क्या करोगे, आप पेयरिंग कर लो, तो यानी D6 केस है, ये भी हो जाएगा -2.4 डेल्टा नॉट और +3p होगा, प्लस क्या होगा, 3p होगा, ठीक। MnH2O6 +2 में क्या होगा, Mn का शेड +2 होगा, D5 केस है, और लिगेंड क्या वीक है, तो वीक लिगेंड में क्या होगा, आपका CFC 0 होता है 5 वाला केस में। अब देखो यहाँ पर टेबल में बना के लिख चुके हैं, D5 वीक केस में क्या 0 होता है, ठीक। अगर बात करते हैं हम लोग K3FeCl6 में, तो इसमें क्या होगा, +3 स्टेट होगा, और Cl क्या वीक लिगेंड है, तो D5 केस है, तो K3FeCl6 में वीक लिगेंड है, D5 केस है, तो क्या होगा, भी 0 हो जाएगा। K4FeCl6 में क्या होगा, +2 स्टेट होगा, D6 केस होगा, वीक लिगेंड होगा, क्या होगा, वीक लिगेंड होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना। तो अगर आप इसको देखोगे
तो यार क्या होगा जी, वीक लिगेंड में 6 में देखो यहाँ पे -0.4 डेल्टा नॉट प्लस पी दिया हुआ है, तो हो जाएगा -0.4 डेल्टा नॉट प्लस पी दिया हुआ है। अगर बात करते हैं MnH2O6+3 में, तो इसमें D4 केस होगा। और वाटर कैसा लिगेंड होता है? वीक लिगेंड होता है। वाटर क्या होता है? वीक लिगेंड होता है। तो क्या होगा, 3 T2G में और 1 Eg में जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, -0.6 डेल्टा नॉट होगा। Fe2O6+2 यानी Fe+2 सेट होगा, और वाटर वीक लिगेंड है, तो DC में वीक लिगेंड में क्या होता है, तो आपका होगा -0.4 डेल नॉट प्लस पी होगा। FeH2O6+3 यहाँ +3 स्टेट है, ये क्या होगा, D5 केस होगा, ये होगा D5 केस होगा। तो D5 केस में क्या करना है आपको, तो वीक लिगेंड में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये सारा एनर्जी हो गया। अब इसको अरेंज कर सकते हैं या नहीं? अब अरेंज हो जाएगा श्रेयांश, आशुतोष, या नहीं? जी सर कर लिए थे। कर लिया। तो देखो हाईएस्ट एनर्जी किसको दिख रहा है आपको, तो सबसे एनर्जी रिलीज कहाँ दिख रहा है आपको, तो देखना ध्यान से आप। ऊपर का ये वाला, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, और ये क्वेश्चन का आपको सेम दिख रहा होगा, तो दोनों को सेम रखें कि अलग अलग करेंगे? श्रीमा क्या करें बच्चा? श्रीमा तुम दोनों को सेम कर दिया है। आशुतोष क्या हुआ जी? कुछ नहीं, बस सर बस कर लिए थे, तो आप नंबरिंग कर लेते तो हम भेज देते, बस वही अच्छा बोल रहे नंबरिंग करते भेज देते हैं, ठीक है। अच्छा फिर भी दोनों में आगे कौन होगा बताओ? अच्छा नंबरिंग कर देते हैं अभी आपके लिए, चलो इसे नंबरिंग 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पे इसको 8 कर देते हैं, 9 हो गया, 10 हो गया। अब बता 1 5 1 4 में बड़ा कौन होगा, या दोनों बराबर कर दें? सर 1 और 4 तो बराबर ही होगा ना? बराबर नहीं, बराबर दिख रहा है आपको लेकिन बराबर नहीं होगा। आप लोग को पढ़ाए होंगे कि डेल्टा नोट का जो वैल्यू होता है डिपेंड करता है आपके चार्ज पे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है। हैं। तो अगर मान लेते हैं कि डेल्टा का वैल्यू जो है कोबाल्ट +3 के लिए, और डेल्टा का वैल्यू कोबाल्ट जो डेल्टा का वैल्यू होगा आयरन +2 के लिए सेम है कि अलग अलग होगा? सर अलग अलग है। तो बड़ा किसके लिए होगा? कोबाल्ट तो अब दोनों सेम होगा कि अलग होगा? अलग। कोबाल्ट आगे जाएगा। हाँ, तो तो 4 नंबरिंग 1 ये कर देंगे हम लोग, ये यानी ये नंबर 1 हो गया, हाईएस्ट टेबल हो गया, ठीक है। और उसका सेकंड ये होगा। आपका अब किसको लेंगे जी, थर्ड किसको करेंगे? थर्ड नंबर ये दे देंगे। तो थर्ड नंबर में एक डाउट अराइज होगा कि यहाँ पे 3p यहाँ पे 2p है, प्लस यहाँ पे ऑक्सीडेशन +3 है, और यहाँ +2 है, तो इसमें कैसे सोचेंगे? इसको डाउट में डाल देना, इसको मैं थोड़ा रिसर्च करके बात करूँ आपसे, ठीक है। इसको अभी के लिए डाउट में डाल दो कि इसमें क्या करना, लेकिन अभी भी जो होगा 2 नंबर उसको अभी जो है उसको रहने देते हैं, लेकिन एक बार इसको थोड़ा रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली इसका कहीं डेटा मिल नहीं रहा मेरे को, डेटा मिले तो हम रिसर्च कर बता देंगे, लेकिन अभी के लिए 2 3 लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी के लिए इतना लेके चलना आपको। इसके अलावा क्या करेंगे जी, थर्ड किसको देंगे, फोर्थ किसको देंगे? ये फोर्थ हो गया, ठीक है। फोर्थ को देखो, फिफ्थ ए वाला होगा, Mn वाला, ठीक है। तो फिफ्थ ए वाला होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पी ऐड होगा, पी हम ऐड नहीं किए हैं वहाँ, नहीं सॉरी इसमें पी नहीं होगा, ठीक है, पी इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब जो 9 नंबर और 7 9 में बड़ा कौन होगा जी? तो 9 होगा। सर ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है। लेकिन कौन सा 9 स्ट्रॉन्गर? होगा। लेकिन कौन सा स्ट्रॉन्गर है? वाटर। सर वाटर वीक है और ये स्ट्रांग है। हाँ, तो डेल्टा नोट का वैल्यू कहीं नहीं कहीं लिगेंड के स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करता है, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। पढ़ाए कि नहीं किस में किस पे यस पढ़ाए सर। हैं? तो लिगेंड स्ट्रॉन्गर कौन होगा? वाटर होगा, तो वाटर का डेल्टा नोट ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा नेगेटिव होगा, तो यानी क्या होगा, 5 का 6 ये होगा और 7 ये होगा। बाकी जिसका 0 है वो एब्सोल्यूट 0 है, उसमें कंपेयर करना ही नहीं है।
तो उसके बाद देखोगे 8 में ये सब का सब 8 पोजीशन पे होगा, सारे का पोजीशन क्या होगा 8 होगा। 10 नंबर को आगे भी तो भेज सकते हैं सर। क्या बोल रहे बच्चा? सर जो 5 और 10 है उसको आगे भेज सकते हैं, 10 नंबर को आगे और फिर 5 नंबर को फिर 6 नंबर को। नहीं आगे क्यों भेज देंगे, जीरो है ना, सिर्फ जीरो है तो उसमें कुछ करें, एब्सोल्यूट जीरो है उसमें तो कोई डेल्टा। लेकिन उसमें जो H2O और जो पहला तो ऑक्सीडेशन का नंबर हाई है Fe में, फिर इसमें क्लोरीन है जो 6 नंबर है, जो आपको 10 आप सेम ले रहे हैं तो उसमें तो क्लोरीन भी है। नहीं अरे तो उससे क्या मतलब, सुनो हमको जो भी बात करना हो ऑन द बेसिस ऑफ सीएफसी बात करना, तो सीएफसी के बेसिस पे जजमेंट के पास आपके पास फॉर्मूला ही है ना, मतलब जो एनर्जी का जो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग सब में 0 है, तो अगर 0 होगा तो उसमें हम कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे, मतलब बाकी कोई और कॉन्सेप्ट छोड़ दो, अगर सीएफसी के बेसिस पे बोला जाए तो उसका एनर्जी जो सीएफसी वैल्यू क्या 0 है, तो उसको कंपेयर कर नहीं सकते हैं, 0 तो एब्सोल्यूट है ना, 0 में डेल्टा को कोई टर्म है नहीं कि हम बोलेंगे आगे पीछे कर सकते हैं, तो उसके लिए बोल सकते हो सबका बोल सकते, अब स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा वीकर लिगेंड उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपका स्ट्रॉन्गर लिगेंड है लेकिन अल्टीमेटली तो 0 ही है ना एनर्जी। जी सर जी बात समझे? जी सर। तो अगर बाकी कोई कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन सीएफसी के बेसिस पे अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके सीएफसी के बेसिस पे तो नहीं, आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है, सीएफसी के बेसिस पे अगर देखोगे तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है। जी यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? नहीं, ठीक है, तो बच्चों यहीं पे आज क्लास एंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल रहेगा 7 बजे, कल रहेगा आपका 7 o'clock पे, ठीक है।